अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तूफान भी आया हुआ है, बिजली भी चमक रही है और जिस जगह पे मैं बैठा हूं वहां पे भी एक ऐसी लोकेशन का मैंने इंतखाब किया है जहां पे हो सकता है जिस मखलूक की आप कहानी सुनने जा रहे हैं आज की इस एपिसोड में आपको अपना आप महसूस भी करा दे। जब इस तरह की बारिश होती है, बिजली चमकती है, बादल भी गरजता है और ऐसा शोर सा सुनाई देता है। कैसा? इस तरह का शोर। तो इस शोर में जहां कहानी सुनाने का अपना मज़ा है, वहीं पे मेरे इर्द गिर्द भी कुछ ऐसी मखलूक मौजूद है जिसको आते ही मैंने महसूस कर लिया है। हो सकता है आज के प्रोग्राम में वो आपको अपना आप भी महसूस कराए। मैं दो लोगों का नाम लेके स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अरसलान हाशिर, जिस नाम से तो आप वाकिफ़ हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मेरे इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहा होगा, ये अरसलान। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान भी मेरे साथ मौजूद है। और सफदर दरिशक, मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त, जिगरी दोस्त, बचपन का दोस्त, बारिश से डर के इस तरह करके खड़े हुए हैं। माई बेस्ट फ्रेंड, वो भी इस वक्त मेरे साथ हैं। बारिश में ये भीग रहे हैं और अभी बारिश होने से पहले जो हमारा प्लान था वो जंगल में जाके हम लोग एक ऐसी जगह पे कुछ देर पहले बैठे हम गपशप कर रहे थे। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे होनी शुरू हुई कि मैंने कहा फिर यहाँ पे तो ऑफ कैमरा स्टोरी बनता है। तो सफदर भाई ने कहा चलो यार मज़हर वहाँ पे ही करते हैं। कैमरा वगैरह लेके आए, रिकॉर्डिंग करने के लिए आए, लेकिन साथ ही इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश होनी शुरू हो गई कि हमें स्टोरी रोकनी पड़ी है। कहानी पार्ट 2 आपको सुनाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 कल मैंने आपको सुनाया था। फर्जी नाम मैंने उनका सारा रखा था। सारा की फैमिली एक ऐसे भूत बंगले में शिफ्ट हुए जो था तो एक नया घर, लेकिन घर की पहले दिन ही सफाई करते हुए किस तरह रात को सोए हुए उस मखलूक ने अपना आप महसूस कराया, झाड़ू लगाते हुए भी, दरवाज़ा खटखटाते हुए भी और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करके। आज वहीं से कंटिन्यू करता हूँ उसी पार्ट 2 को कि जहाँ मैंने ख़त्म किया था कि सारा भागती हुई बाथरूम में गई तो वहाँ पे आग लगी हुई थी, जल रहा था पंखा। उस आग को बुझाया, उसके पाँव पे आके लगा और वालिदैन को जाके बताया और वो आए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जिन्नात का सिलसिला अभी तक रुका नहीं था। वो उस घर में तो मौजूद थे, लेकिन अभी तक परछाइयाँ, वो छुपी हुई मखलूक, वो जिन्नात अभी भी उनको महसूस हो रहे थे। इस तरह का वो कहती है, सारा कहती है, माहौल बन गया था कि हम उस जिनों के बारे में, उस मखलूक के बारे में खड़े बात भी कर रहे होते। बहन भाई हम आपस में बात करते कि इस घर के अंदर इतना ज़्यादा जिन्नात हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ इस तरह महसूस करा रहे हैं। तो ऐसा भी होता, एक नई बनी हुई छत, उसके ऊपर रंगो रोगन हुआ था, फूल बने हुए थे सीमेंट के साथ। जिस तरह छत को खूबसूरत बनाया जाता है फूल नक्शो निगार, तो वहीं से ही बाकायदा मट्टी, सीमेंट, चूना, कलर गिरना शुरू हो जाता। वो मखलूक इस तरह महसूस कराती अपना आप कि जिस जगह पे तुम लोग खड़े हो उसके ऊपर भी हम मौजूद हैं, तुम्हें अपना आप महसूस करा रहे हैं। और कहते अक्सर जब हम बात करते और वो इस तरह में अपना आप महसूस कराते तो हम वहां से चले जाते। लेकिन माँ के साथ ऐसा हो रहा था। माँ सुबह उठती नाश्ते के लिए, जैसे ही वो किचन की तरफ जानती तो किचन के अंदर इस तरह की खुशबू आती जैसे अभी अभी किसी ने कॉफ़ी बनाई है। वहाँ की एक ख़ास, उन्होंने उनका नाम भी लिया है, एक कॉफ़ी होती है जैसे अभी अभी किचन के अंदर से कोई कॉफ़ी बना के गया है। वो अंदर जाती, बच्चों को देखती, शायद उनमें से किसी ने उठ के कॉफ़ी बनाई है, किसी ने नाश्ता किया है। तो सब अपने अपने रूम में सो रहे होते थे। तो फिर वो हैरान होती कि ये कॉफ़ी किसने बनाई। एक दो दफ़ा तो उन्होंने बच्चों से पूछा भी था कि क्या कोई सुबह उठ के कॉफ़ी बनाता है। सब घर वालों से वो पूछ चुकी, तो उनका कहना यह था कि नहीं, हम में से किसी ने भी कॉफ़ी नहीं बनाई। तो फिर वो कौन था जो कॉफ़ी बना रहा था? ऐसे मुसलसल खुशबू आती रही, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब माँ उठी, वो जो कॉफ़ी की खुशबू आती थी, जो भी कॉफ़ी बनाता था, आज
वो माँ के सामने आ गया। माँ कहती है, मैं उठी किचन की तरफ जा रही थी तो मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई चलता हुआ कॉरिडोर से गुजरा है। माँ कहती है, मैंने फौरन उस तरफ मुड़ के देखा और जैसे मैंने उस तरफ देखा तो एक छोटे से कद का बोना टाइप सा, जैसे कोई बोना होता है वैसे बोना, हाथ में जैसे मग्गा टाइप कप टाइप चीज़ होती है, ऐसी ही कोई चीज़ पकड़ के चलता हुआ जा रहा था और उसी मग्गे उसी कप के अंदर से कॉफ़ी की खुशबू आ रही थी। तब अंदाज़ा हुआ वो छोटे से जो कद का था वो था बोना, वो इंसान नहीं था जो हाथ में मग पकड़े इस तरह जा रहा था कि आंखों ने उसको कुछ तक जाते हुए देखा, साथ ही वो गायब हो गया। तब उस दिन माँ को एहसास हुआ कि रोज़ किचन के अंदर जिस कॉफ़ी बनाने की खुशबू आती थी, जो कॉफ़ी बनाता था, आज वो कॉफ़ी का कप लेके जाता हुआ रिकॉर्ड भी हो गया। वाकयात थे कि अभी तक थमे नहीं थे, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। और अगला वाकया उस दिन हुआ कि जब सारा कहती है, मैं सो रही थी, मेरी बिल्ली की गुर्राने की आवाज़ आई। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से इस अंदाज में गुर्रा रही थी जैसे शदीद गुस्से में हो और वो किसी से लड़ रही हो। बिल्लियाँ जब लड़ती हैं और एक मखसूस अंदाज में वो बोलती हैं तो इंसान को अंदाज़ा हो जाता है बिल्ली की किसी के साथ लड़ाई हो रही है। तो मैं हैरान इस बात पे थी कि मेरी बिल्ली तो इस घर में किसी से लड़ती नहीं है, घर के अंदर बिल्लियाँ भी नहीं आती, तो ऐसा क्या हो रहा है। मैं बाहर निकली तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक झोंका सा आया, मेरे जिस्म से टकराया तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ अजीब सा है। अल्लाह ने जो मुझे सलाहियत दी थी सोचने समझने की, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ नहीं, गड़बड़ है। और मुझे उसी वक्त एहसास हुआ मेरा बिल्ला, बाकायदा बिल्ली, अजीब से अंदाज में जैसे कोई इंसान गुस्से में आवाज़ निकालता है, ऐसी ही आवाज़ में गुर्रा रही है। ये आवाज़ मेरी बिल्ली की नहीं थी, अजीब व गरीब सी आवाज़ थी। मैं परेशान हो गई, ये कैसी आवाज़ है। और मैं आवाज़ का तायुन कर रही थी किस सिमत से आवाज़ आ रही है, तो घर वाले भी बाहर निकल आए। वो बिल्ली की एक इतनी अजीब व गरीब सी आवाज़ थी कि घर वाले भी घबरा गए कि बिल्ली को क्या हुआ है। और बिल्ली की आवाज़ भी इतनी डरावनी खौफनाक, जैसे कोई इंसान की आवाज़ हो। तो मैंने देखा आवाज़ छत से आ रही है। तो जब मैं छत की तरफ जाने लगी तो मेरे बाप ने कहा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा छत की तरफ। कहते, तुम देख नहीं रही कैसी अजीबो गरीब आवाज़ आ रही है? तो मैंने कहा, पापा मैं क्या करूं, मेरी बिल्ली ऊपर है, मैंने उसको लेके आना है। तो पापा ने कहा, बिल्ली ही तो अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है, ना जो इस वक्त। मैंने कहा, नहीं, मैंने अपनी बिल्ली को लेके आना है। और मैं फिर भी मना करने के बावजूद भागती हुई ऊपर पहुंच गई। ये रात का टाइम था और जब मैं ऊपर पहुंची, क्योंकि मेरे सोने उठने बैठने की रूटीन बिल्कुल चेंज थी, मैं अभी रात को ही लेटी थी और मैं खाना खा के ही थोड़ी देर पहले लेटी थी। और जब मैं ऊपर छत पे पहुंची तो मैं ये देख के हैरान रह गई कि छत के ऊपर जो बनी हुई टैंकी थी, टैंकी के नीचे गैप सा था और मेरी बिल्ली उसी टैंकी के बिल्कुल नीचे थोड़ा सा बैठ के इस अंदाज में गुर्रा रही थी जैसे किसी के ऊपर झपटा मारना चाह रही हो। हैरत की बात यह थी कि ऊपर बिल्कुल खामोशी, अंधेरा, गुप्त था। और ये सच है, मैं भी एक लम्हे के लिए डर सी गई। मेरे अंदर भी एक अजीब सा खौफ सा आया कि मेरी बिल्ली ये किस तरह की आवाज़ें निकाल रही है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में उसके मुंह से ऐसी अजीबो गरीब इंसान से मिलती जुलती आवाज़ सुन रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती चलती अपनी बिल्ली के पीछे गई। बिल्ली जब भी इस अंदाज में होती है, लड़ने वाले अंदाज में, और गुर्रा रही होती है, अगर आप उसको पकड़ें या रोकें तो वो भी एक दफ़ा आप पे एक किस्म का हमला करती है। मैं आहिस्ता आहिस्ता, अजीब सी एक आवाज़ आई है, चलते हुई जब अपनी बिल्ली के बिल्कुल करीब गई तो मैंने कहा, मैं भी तो देखूं क्या है टैंकी के नीचे जिसके साथ ये गुर्रा रही है। बाकायदा उस वक्त ऐसी पोजीशन में थी कि उसके दुम भी खड़ी हुई थी, उसके बाल भी, जैसे इंसानों के गूज बम खड़े हो जाते हैं, इंसानों के रोंगटे खड़े होते हैं, इसी तरह उसके बाल भी सीधे हुए हुए थे। ऐसे अंदाज में मैंने बिल्ली को एक दफ़ा पहले देखा था जब पहली दफ़ा वो इस घर में आई थी, या आज इस तरह डरी हुई, रोंगटे उसके खड़े हुए, बाल ऊपर की तरफ हुए हुए और किसी के ऊपर वो झपट्टा मारना चाह रही थी। और जब मैंने नीचे टैंकी की तरफ देखा,
नीचे कुछ भी नहीं था। अगर जो कुछ था तो मेरी आंखें उसको नहीं देख पा रही थी। मैंने फौरी तौर पे आराम से दोनों हाथ अपनी बिल्ली पे रखे और जैसे ही बिल्ली पे मेरे हाथ गए तो बिल्ली बजाय लड़ने के, हमला करने के, खामोश सी हो गई। लेकिन बिल्ली पे जैसे ही मेरे हाथ पड़े तो मुझे एहसास हुआ बिल्ली कांप रही है, उसका जिस्म कांप रहा है, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज है। मैंने बिल्ली को उठाया, जिस तरह बच्चे को गोद में लेते हैं ऐसे मैंने उसको अपनी गोद में लिया, उसके हाथ के ऊपर घुमाना शुरू हो गई। मुझे एहसास हो गया था वो कांप रही है, वो खौफजदा है, किसी ऐसी चीज़ के साथ लड़ने जा रही थी जिसने उसको मजबूर कर दिया था कि खौफजदा होने के बावजूद भी उस सिमत वो चली गई थी और उसके साथ लड़ना चाह रही थी। मैंने उसको उठाया, उठाकर नीचे आ गई, नीचे बिल्ली को अपने कमरे में ले आई, लेकिन अभी तक वो मुसलसल इधर उधर घूरे जा रही थी। ऐसा लगता था कि मैं तो नीचे उतर आई हूँ, कोई और भी है जिसको मेरी आंखें नहीं देख पा रही। वो चलता हुआ हमारे पीछे आ गया है, अब वो कमरे में भी है, मैं हूं कमरे में, मेरी छोटी बहन है और बिल्ली इस अंदाज में कमरे में इधर 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 सर घुमा के देख रही है कि एक खौफ सा महसूस होता है, कि ऐसा समा सा बन जाता है। आपकी आंखें भी उसी सिमत देख रही हैं, ऊपर कोई भी नहीं है, इस सिमत भी कोई नहीं है, तो बिल्ली किसको देख रही है? यकीनन उस मखलूक को देख रही है जो उसके पीछे इस कमरे में भी आ चुकी है और वो अभी तक डरी हुई है। काफ़ी देर में उसको सहलाती रही, उसके साथ लगी रही और आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली ठीक हो गई। फिर कुछ दिन इसी तरह गुजरे कि हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर खिड़की थी और उस खिड़की के बिल्कुल नीचे एक और घर था जो नजर आता था। अम्मी वहां पे गई और अम्मी ने वहां पे खिड़की खोली तो उनकी निगाह सामने एक खातून पे पड़ी। उसके हाथ में झाड़ू था और वो झाड़ू लगा रही थी। माँ ने उसकी तरफ देखा, एक औरत झाड़ू लगा रही है, हो सकता है किसी की मुलाजमा हो, घर की मालकन हो, कोई भी खातून हो सकती है जो उस घर में रहती हो। साथ वाले घर में जो ऊपर से खड़े होकर माँ देख रही थी, वो खिड़की बंद ही करने लगी हैं कि उस औरत ने जो पीठ करके झाड़ू लगा रही थी, उसका मुंह दूसरी तरफ था, उसका पीठ मेरी माँ की तरफ था कि उसी लम्हे उसने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी पीठ दूसरी तरफ थी कि उसी ने उसी वक्त अपनी इसी साइड पे गर्दन हिलाई। मेरी मां भी खिड़की बंद करते करते उसी जगह पे रुक गई, ये देखने के लिए कि वो एकदम घूमी क्यों है। घूमने का अंदाज भी ऐसा था जैसे झाड़ू लगाते हुए तो वो अनजान बनी झाड़ू लगा रही थी, लेकिन खिड़की जैसे ही बंद होने लगी तो जैसे वो देख रही थी, एकदम से मुड़ी और जब मेरी माँ ने उसको देखा तो उसने फौरी तौर पे अपना आधा चेहरा दुपट्टे से छुपा लिया। मेरी माँ को हैरत सी हुई कि वो अपना चेहरा दुपट्टे से क्यों छुपा रही है। मेरी माँ ने उसको देखा, एक नॉर्मल शक्ल सूरत की वो एक औरत सी थी, उसका आधा चेहरा दुपट्टे में छुपा हुआ था और आधे चेहरे से वो मेरी माँ को देख रही थी। माँ ने उसकी तरफ देखा, जैसे पहली दफ़ा हमसायों से दुआ सलाम हो जाती है, शायद वो इसलिए मुड़ी है, मुझसे दुआ सलाम करना चाह रही है, बात करना चाह रही है, लेकिन उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो माँ ने भी खिड़की बंद कर दी। एक नॉर्मल सी बात थी। कुछ दिनों के बाद इसी तरह फिर मेरी माँ ने उस खिड़की को, खुला हुआ था, खिड़की को बंद करने लगी तो वो दोबारा उसी जगह पे वो खातून मौजूद थी। आज उसके हाथ में झाड़ू नहीं था, ऐसा लगता था जैसे वो इंतज़ार कर रही हो, ऊपर खिड़की की तरफ ही देख रही हो। माँ की निगाह जब उस औरत पे पड़ी तो आज उसने अपना हाथ तो उसी तरह दुपट्टे को पकड़ के आधे चेहरे को छुपाया हुआ था, लेकिन साथ ही उसने दुपट्टा छोड़ दिया, जैसे मेरी माँ से कह रही हो, ये लो देख लो मेरा चेहरा, तुम्हें भी नजर आए मेरा चेहरा कैसा है। उसी लम्हे ने जब मेरी माँ ने वो चेहरा देखा तो मेरी छोटी बहन भी माँ के साथ खिड़की में आ गई। तब मेरी छोटी बहन ने भी उस चेहरे को देख लिया था। वो चेहरा आधा पूरा जला हुआ था, काला स्याह था, इतना खौफनाक था जिसको देख के शदीद माँ को भी डर लग गया और मेरी छोटी बहन एकदम से बोल पड़ी, माँ इसके चेहरे को क्या हुआ है? आधा चेहरा बिल्कुल साफ और आधा चेहरा इतना जला हुआ कि देख के डर लग रहा था। और वो देख के मेरी माँ को और मेरी छोटी बहन को देख के मुस्कुराई।
वो जैसे ही मुस्कुराई तो मेरी माँ ने जल्दी से खिड़की बंद कर ली। तो मेरी बहन ने पूछा, माँ ये कैसी खौफनाक औरत थी? मैंने ज़िंदगी में इतनी खौफनाक औरत नहीं देखी। ये वाक़या भी एक नॉर्मल वाक़या तो नहीं था, हम लोगों को इससे भी खौफ आया था। कैसी अजीबो-गरीब सी हमने औरत देखा है। वाक़ई क्या ये कोई इंसान थी जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, या वो भी उसी मखलूक में से थी जो हमें अपना आप महसूस करा रही थी। कुछ दिन गुजरे कि हम लोग बाहर निकले अपने घर से मार्केट जाने के लिए, कि हमारी आंखों ने देखा वहाँ के कानून के हिसाब से पिकअप वैन के पीछे वाली साइड पे कोई भी नहीं बैठ सकता। लेकिन उस औरत को, उसी आधे चेहरे वाली औरत को जिसका आधा चेहरा क्लियर था और आधा चेहरा जला हुआ था, उस पिकअप में इस अंदाज में बैठे हुए देखा कि हम लोग भी चौंक गए। आज उसने चेहरा भी खोला हुआ था और हमें देख के अजीब से अंदाज में मुस्करा रही थी, और इस अंदाज का मुस्कराना था जैसे कह रही हो, आगे आगे देखो तुम लोगों के साथ होता है क्या। जब वो हमारी तरफ देख के मुस्कुराई तो साथ ही उसने अपने दुपट्टे का पल्लू पकड़ा और अपने चेहरे को छुपा लिया, और देखते ही देखते पिकअप हमारी आंखों से चली गई। उस दिन ना सिर्फ सारा कहती है मेरे जिस्म के अंदर झुरझुरी आई, अम्मी और छोटी बहन के जिस्म में भी झुरझुरी आ गई। हम लोग अजीब से हो गए कि कैसी अजीब सी औरत है, और ये इस शहर में, इस मुल्क में किस तरह एक ऐसी पिकअप में बैठी है जहाँ पे बैठना जुर्म है, इसको डर नहीं लग रहा। तो छोटी बहन बोली, मुझे तो ये कोई इंसान ही नहीं लगती, कोई और मखलूक लगती है। कहानी सुनाने का कितना मज़ा आता है जिस वक्त बादल इस तरह गरजता है, जो इस वक्त शायद मेरा माइक बादल की इस गरजने को रिकॉर्ड कर रहा होगा। जब बादल गरजता है, बिजली चमकती है, मेरे सामने वो छोटे छोटे सुराख से नजर आ रहे हैं। एक गोपा कहलाता है जिसके अंदर मैं बैठा हूं। शाहनवाज भाई ने बड़े प्यार से इसको बनवाया है। चोलिस्तान, रेगिस्तान के अंदर ये गोपे होते हैं, जो जहाँ पे शदीद गर्मी पड़ती है वहाँ ठंड के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जब इस वक्त बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, खूब अंधेरा है, लाइट गई हुई है, अरसलान ने अपनी लाइट जलाई हुई है, यकीन मानिए ये मंजर इतना भयानक मंजर है कि यहाँ इस जगह पे जो दूर है शहरी आबादी से, मैं बैठा हूँ तो मुझे खुद अजीब सा एहसास हो रहा है। हो सकता है मैं अकेला ना हूं, कोई और भी है, और वो यहीं आस पास है, कहानी सुन रहा है। आप अकेले नहीं हैं, वो भी आपके साथ कहानी सुन रहा है। सामने बैठे लोग अपनी सांसें भी ले रही हैं, तो इस वक्त कान उन सांसों को भी सुन पा रहे हैं, और उन सांसों के अलावा मुझे लग रहा है किसी और सांस लेने की आवाज़ है जिसको मेरे कान सुन पा रहे हैं। बारिश के कतरे ऊपर से गिर रहे हैं, उन कतरों की आवाज़ें आ रही हैं, तो सांस लेते लोगों की आवाज़ें भी मैं सुन पा रहा हूँ। सारा कहती है कि बस उस औरत का देखना था कि उसके बाद ऐसी ज़िंदगी बदली, वो जो हालात बेहतरीन थे, जो उसमें खुशियाँ थीं, जिसमें सब रोज़गार पे लगे हुए थे, जॉब कर रहे थे, वहाँ पे हालात ने ऐसा पलटा खाया कि हालात दिन ब दिन इतने बदतर से बदतर होते गए, ख़राब से ख़राब होते गए कि हमारे घर को जैसे किसी की नज़र लग गई हो। खुशियाँ ख़त्म होती गईं और एक एक करके सबकी नौकरी भी ख़त्म होती गई। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो रहा है तो क्या हो रहा है। अब मेरे भाई, उनकी भी नौकरियां ख़त्म हो चुकी थी, मैं भी अपनी जॉब की तलाश में थी, पापा भी बहुत परेशान थे, मामा बहुत ज़्यादा परेशान थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मामलात हैं जो सारे चल रहे हैं। कि वहीं पे एक रूम में जहां हम बहन भाई मामा सब बैठे हुए थे, उसके बिल्कुल सामने जो रूम था जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था, वहीं पे हमने देखा रूम के बिल्कुल दरमियान में एक लाइट सी पैदा हुई। ये एक बिल्कुल सफ़ेद और नीली, वाइट एंड ब्लू, सफ़ेद और एक नीली सी रोशनी थी। बिल्कुल एक छोटा सा, जिस तरह गोल दायरा होता है, उस गोल दायरे से वो शुरू हुई। बिल्कुल हमने देखा कमरे के दरमियान में एक गोल दायरा सा बना हुआ है, नीला और सफ़ेद सा।
मैंने कहा ये क्या है? सब ने देखा, वो सफ़ेद भी था, नीला था कि हमारी आंखों के सामने वो एकदम से फैल गया और फैलते फैलते गोल सा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, 4, 5, 6 फुट बड़ा हो गया वो गोल सा दायरा, और वो घूमना शुरू हो गया हमारी आंखों के सामने। घूमते घूमते वो दायरा ऊपर छत के अंदर चला गया। मेरे माइक ने शायद इस आवाज़ को भी सुन लिया हो। एक ऐसा था जैसे कोई घुंघरू या कोई घंटी को बजाया जाता है, इस तरह की आवाज़ थी। और वो लाइट छत के अंदर से गायब हो गई। वो इतनी तेज़ लाइट हो गई थी, जब वो गोल सर्कल में फैली तो वो इतनी तेज़ लाइट थी कि हम सब चौंक गए, और वो हमारी आंखों के सामने वो लाइट ऊपर आसमान में गायब हो गई। ये क्या था? तो मेरी माँ बोली, वही जो इतने अरसे से हम देख रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, वही थी, वो रोशनी की शक्ल में आज छत के अंदर गायब हो गए। अब हम ढूंढना शुरू हो गए थे कि हमें इस घर में नहीं, इसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है, किसी का मोबाइल है क्या है? मेरा मोबाइल तो नहीं है, लेकिन पता नहीं ये वाइब्रेशन किस चीज़ की है। वाइब्रेशन हुई है, पता नहीं, कसम, देखो देखो, कसम से ये हिला है, जलजला आया या क्या हुआ है पता नहीं, कसम से ये हुआ है, मैं परेशान हो गया हूँ। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि अब हम घर की तलाश जारी कर चुके, घर ढूंढना शुरू हो गए कि एक रात सारा कहती है, अक्सर पहले भी होता था, उससे पहले भी मैं एक वाक़या सुनाना भूल गया। वो कहती है, जब हम छत पे मेरे बहन भाई जाते थे, जिस वक्त तक हमारे हालात ख़राब नहीं हुए थे, बिल्ली वाला जो वाक़या था अभी नहीं हुआ था, तो अक्सर ये होता कि मेरे बहन भाई, मामा पापा, कोई भी छत पे जाता तो उनको डर सा लग जाता। कुछ देर वो छत पे रुकते, ऐसा महसूस होता एक्टिविटीज़ है, कोई घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो वो डर के वापस आ जाते। एक मैं ही थी, सारा कहती हैं, जो ऊपर जाके बहुत खुश होती थी और फिरती रहती थी। मुझे चांदनी रात बहुत अच्छी लगती थी, मुझे ऊपर सितारे बहुत अच्छे लगते थे, मैं बहुत खुश होती थी। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं ऊपर ही खड़ी ऊपर तारों को देख रही थी कि मुझे ऐसे लगा मेरे पीछे कोई है। मैंने मुड़ के नहीं देखा, मैं आगे की तरफ चली गई। क्या अगर मेरे पीछे कोई है, मेरा वहम है या मेरे पीछे कोई है? क्या कोई मेरे पीछे चलता हुआ आता है या नहीं? तो मैं कुछ कदम ही चली थी कि मुझे बाकायदा तौर पे पीछे कोई चलता हुआ भी महसूस हुआ। उसके पाँव, उसके कदम जो ज़मीन पे टच हो रहे थे, मुझे वो आवाज़ भी आ रही थी। और मैं जब चलती चलती दीवार तक पहुंच गई, तो वो भी चलता चलता बिल्कुल मेरे पीछे दीवार तक आ गया। और जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन मैं इतना जान गई थी ये मेरा वहम नहीं था, हकीकत में कोई था। मैं फिर भी रुकी रही। अभी चंद मिनट ही हुए थे रुके हुए कि फिर से मैंने महसूस किया कि जहां मैं खड़ी हूं, मेरे साथ में कोई आके दोबारा से खड़ा हो गया है। जैसे मुझे ये एहसास हुआ कि कोई खड़ा हुआ है, तो मैं एकदम तेज़ी से मैं मुड़ी, और उसी लम्हे मेरी निगाह पड़ी, एक ब्लैक शैडो था जो बिल्कुल मेरे साथ खड़ा था, और मेरे देखते ही देखते जैसे मैंने गर्दन घुमाई वो गायब हो गया। अब वो वहम नहीं रहा था, कन्फर्म हो गया था कि कोई था जो मेरे पीछे फिर रहा था, जिसको मैंने देखा और वो गायब हो गया। और वो कहती है, जिस वक्त हम घर ढूंढ रहे थे, हमने वो लाइट वाला मंजर देखा था, एक रोशनी से निकली थी और छत के अंदर चली गई थी। उसके बाद एक दिन मैं छत पे गई। अब छत पे कोई भी नहीं जाता था। मामा पापा बहुत परेशान थे, इस घर को छोड़ना चाह रहे थे, हालात वैसे भी ख़राब हो गए थे। हम लोग यूएई में थे, मेरे भाई कुछ पाकिस्तान जा रहे थे जॉब ना होने की वजह से कराची में, और हम बहुत परेशान थे। तो उन्हीं दिनों में मैं चलती हुई ऊपर छत पे चली गई। सीढ़ियाँ चढ़ के जब मैं ऊपर पहुंची, तो उस पर जाते ही आज जो मैंने मंजर देखा, अभी मैं ऊपर पहुंची ही थी कि एक अजीबो गरीब खौफनाक मंजर मेरी आंखों ने देखा। तकरीबन कोई 8 से 10 फुट ऊंचा, जैसे कोई एक भारी भरकम 2-3 इंसानों जितना मोटा कोई इंसान हो, और उसका बैठे हुए कद भी इतना ऊंचा था। उसने एक चादर ली हुई थी, चादर अपने ऊपर लपेटी हुई थी, और मेरी तरफ कमर करके बैठा था। मेरी जैसे उस पर निगाह पड़ी, उसकी कमर मेरी तरफ थी और वो चादर लपेट के बैठा था। मैंने दूर से ही देख लिया चांदनी रात में, ये तो कोई बैठा है जैसे कोई इंसान हो, लेकिन इतना बड़ा इंसान कि अगर खड़ा हो जाए तो कद इसका 8-10 फुट ऊंचा कद, और चौड़ा इतना जैसे 3 जिसामत के बराबर वो मोटा चौड़ा उसका जिस्म हो। क्या यह मेरा वहम है या कोई बैठा है? मैं अभी सोच ही रही थी कि उसने अपनी शाल को फिर से ठीक करने के लिए उतारा और उतार के फिर से लपेटा, तो उसी वक्त मुझे यकीन आ गया कि यह वहम नहीं है,
सचमुच में कोई बैठा हुआ है, और इतना बड़ा कौन हो सकता है रात के इस पैर हमारी छत पे आके बैठ के आए। तो मेरे जिस्म ने एक झुरझुरी सी ली और मैं डर सी गई। इससे पहले वो मुड़ के मेरी तरफ देखता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई। जल्दी से मैं मुड़ी और सीढ़ियां उतर के नीचे आ गई। माँ ने पूछा क्या हुआ है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो मैंने कहा ऊपर कोई बैठा हुआ है इस तरह का। तो माँ ने कहा आओ मुझे चल के दिखाओ। माँ भी जब चलती हुई मेरे साथ ऊपर आई और हम उस जगह पे पहुंचे तो वहां पे कोई भी नहीं था। मैंने कहा माँ मेरा वहम नहीं है, मैंने उसको चादर ओढ़ते हुए भी देखा था, और इतनी जल्दी कोई नीचे उतर नहीं सकता। रास्ता यही है जिससे मैं अभी उतरी हूँ और अभी ऊपर आई हूँ, और ऊपर छत से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। और उसके बाद जो वाकया मेरे साथ हुआ तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई। मैं अपने कमरे में वही तस्बीह जो मैं अक्सर करती थी, बैठी तस्बीह कर रही थी, 42 टाइम में जो पढ़ती थी, मैं अपनी तस्बीह पढ़ रही थी कि मैंने देखा मेरी माँ मेरे पीछे आके खड़ी है और आंखें मेरी बंद थी। मेरी माँ ने मेरे कान के करीब आके बोला जितनी तस्बीह पढ़नी है पढ़ लो, तुम्हें भी मार डालूंगी और तुम्हारे सब घर वालों को मार डालूंगी, जितना पढ़ना है पढ़ लो। वो कहती है ऐसा जुमला था जो मेरी माँ मेरे कान में इस अंदाज में कह रही थी, जितना पढ़ना है पढ़ लो, मैं तुम्हें भी और तुम्हारे घर वालों को मार डालूंगी। तो मैंने फौरी तौर पे अपनी आंखें खोल दी और झुरझुरी सी ली। ये आवाज़ किसी और की नहीं, मेरी माँ की आवाज़ थी और क्लियर मेरे कानों ने सुनी थी। जल्दी से मैंने अपनी आंखें खोली, मुड़ के देखा कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा ये माँ ने क्या कहा है मुझे, कहाँ चली गई है माँ? ऐसी परेशानी में कांपते हुए जिस्म के साथ, तेजी से धक 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 धड़कते दिल के साथ मैं चलती हुई कमरे में गई तो देखा माँ गहरी नींद सो रही है। आज पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि मैं डरी थी, और इतना शदीद डरी थी क्योंकि किसी ने मेरे कान में कहा था। कितना खौफनाक है बादलों की ये गड़गड़ाहट। आज मैं पहली दफा डरी थी, इतना ज्यादा डरी थी, किसने मुझे कहा था पढ़ लो जितना पढ़ना है, तुम्हें भी मार डालूंगी और तुम्हारे घर वालों को भी मार डालूंगी। ये बहुत खौफनाक मैसेज था। माँ जब जाग गई तो मैंने माँ से ये वाली बात शेयर की तो माँ ने कहा अब जितनी जल्दी हो सके, जैसा भी घर मिलता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और ये उन्हीं दिनों की बात है कि मैं जब गली में निकलती थी तो क्लियर में महसूस करती थी कि गली के कोने पे एक शैडो सा खड़ा है। दिन की रोशनी में ये मुझे महसूस होता था, एक शैडो सा खड़ा है, और मैं उसको खड़े होकर तकती कि मेरा वहम है, ये एक सफ़ेद सा एक शैडो खड़ा है जो बहुत क्लियर नहीं होता था, धुंधला सा होता था, लेकिन गली के कोने पर खड़ा होता था। मैं उस शैडो को देखती तो वो भी उसी तरह गर्दन हिलाता जिस तरह मैंने गर्दन हिलाई होती। तो मैंने एक दफ़ा चेक करने के लिए अपनी गर्दन उल्टे हाथ पे घुमाई, लेफ्ट साइड पे गर्दन घुमाई तो उस शैडो ने भी गर्दन उल्टी साइड पे घुमाई। मैंने राइट साइड पे घुमाई तो देखा उस शैडो ने भी राइट साइड पे घुमाई। मैंने ऊपर की तरफ गर्दन की तो मेरी आंखों ने देखा उसने भी मेरी तरह गर्दन को ऊपर की तरफ किया। ऐसे लगता था जैसे वो मेरी नकल उतारा हो। और उस दिन मैं भी डर के घर के अंदर चली गई। अब हर सूरत में इस घर को बदलना था, और आखिरकार हमें घर मिल ही गया। एक नई लोकेशन, एक नया घर हमें मिल चुका था और हम उसके अंदर शिफ्ट हो चुके थे। लेकिन कहानी अभी रुकी कहाँ थी, अभी वाकयात थमे कहाँ थे, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी था। तकरीबन कोई तीसरा चौथा दिन था इस घर के अंदर कि वहीं पे मैंने उस घर के अंदर एक खातून को देखा। वो बिल्कुल काली स्याह औरत थी। शाम का ये मगरिब का टाइम था। वो एक काली स्याह औरत थी जिसने जिस तरह हुडी पहनते होते हैं, कैप सी होती है पीछे, वो कैप ऊपर पहन लेते हैं, इसी तरह की एक उसने हुडी पहनी हुई थी। और एक उबाया ख़वातीन अरबी औरतें पहनती हैं, एक ब्लैक कलर का ड्रेस होता है जो पाँव तक होता है, ब्लैक कलर का उसने उबाया पहना हुआ था। और उसने अपने मुंह को हुडी टाइप चीज़ से छुपाया हुआ था, और उसके जो उबाया था वो ज़मीन पे लहरा रहा था जैसे शहजादियाँ या दुल्हन एक लहंगा पहनती हैं तो लहंगा पीछे से घिसटता हुआ आता है, तो उसका उबाया भी ऐसे ज़मीन पे घसीटता हुआ जा रहा था। और वो आहिस्ता से कदम रखती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी। वहीं एक सेकंड के लिए रुकी, ऐसे जैसे उसको एहसास हो कि मैं भी खड़ी हूँ, और मैं खड़ी उसको देख रही हूँ। उस उबाये वाली उस ब्लैक खातून ने, जिसका चेहरा मैंने अभी तक नहीं देखा था,
मुझे ऐसा लगा कि वो चेहरा घुमाने लगी है। उसने अपनी गर्दन को हल्का सा घुमाया जैसे मेरी तरफ वो देखना चाह रही है, लेकिन हल्का सा ही उसने अपनी गर्दन को घुमा के वापस कर लिया, जैसे इरादा बदल गया और कहना चाह रही हो जाओ, माफ़ किया। और वो चलती हुई वहाँ से निकल गई। मैं एकदम से परेशान हो गई, या खुदाया, अब तो घर भी बदल लिया तो फिर ये क्या था। माँ को बताया तो माँ भी परेशान हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है। अब उस घर में रहना शुरू कर दिया। कुछ फैमिली के लोग चले गए थे, कुछ हम लोग वहाँ पे रह रहे थे। उसी घर के अंदर अक्सर मैं जब बैठी होती, जो मट्टी वाला हिस्सा होता, मैं उस मट्टी को खोदती कि कोई पौधे लगा सकूं, तो उस मट्टी के अंदर से मुझे स्मेल सी आती, अजीब सी बू सी आती। एक दिन मैंने मट्टी खोदते हुए मट्टी यूं उठाई और उसको ऐसे सूंघा, मुझे ऐसे लगा उस मट्टी के अंदर बदबूदार गोश्त की बदबू आ रही है। सड़ा हुआ जैसे गोश्त होता है, सड़े हुए गोश्त की खुशबू आ रही है। और मैं पहले भी महसूस कर रही थी, इस मट्टी से कभी खून की बू आती है, कभी गोश्त की बू आती है, ये अजीब व गरीब सी बू आती है। और उसी घर के अंदर कुछ पौधे ऐसे थे, जो दरख्त तो नहीं बने थे, छोटे छोटे पौधे थे, जो लंबे होकर ऐसे ऊपर चले गए थे, जो बुरे लग रहे थे। पता नहीं क्यों उन पौधों से मुझे चिढ़ सी हो रही थी, ये घर को बुरे लग रहे हैं, मैं अपनी मर्जी के पौधे लगाऊं। तो मैं अंदर से ले आई कि इनको खोद के मैं दोनों पौधों को बाहर फेंक देती हूं। बारिश तेज हो चुकी है। बारिश कतरों की सूरत में जब गिरती है तो एक और एहसास होता है, और जब इस तरह का शोर पैदा होता है तो इस शोर में लगता है जैसे मुख्तलिफ कोई चुड़ैलें, कोई जिन, कोई ना नज़र आने वाली मखलूक हंसी खेल कर रहे हैं, लहलहाते फिर रहे हैं, हाथों में हाथ हैं, घूमते फिर रहे हैं, बच्चे शरारतें करते फिर रहे हैं। उनको पता है इंसान इस मौसम में, सर्दी में घरों में छुप के बैठा है, हम कहीं गीले ना हो जाएं, और वो इस वक्त जो लिबास के बग़ैर होते हैं, जो आँखों को नज़र नहीं आते, वो सब खेलते फिर रहे हैं, शोर करते फिर रहे हैं। ये शोर उनके लिए मौसीकी का काम दे रहा है। जैसे इंसान अपने घर में गाना लगा के थथरता है, चहलता है, टहलता है, झुमकता है, ठुमकता है, खुशी का इजहार करता है, यही शोर उनके म्यूज़िक का काम करते हुए उस मखलूक को, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, खुशी मनाने पे मजबूर कर रहा है। वो मखलूक वहाँ पे खेलती फिर रही है। बहुत खौफ महसूस हो रहा अरसलान कह रहा है मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है। हो सकता है जिस जगह पे हम बैठे हैं वो अभी कहानी सुन के नाचते, गीले, पसीने से भरे, पानी से भरे हुए हमारे करीब भी आ जाएं। हो सकते हैं इस कैमरे के सामने कोई हमें मंजर भी दिखा दे, क्योंकि अरसलान ने आज मीटर भी पकड़ा हुआ है, तो हो सकता है कोई वो नज़ारा भी दिखा। आपने बोला था मैं जब सुनाता हूँ तो ये लाइटें भी अभी चल पड़ी थी, और अभी अभी अरसलान ने मुझे दिखाया तो इसकी लाइटें भी जल पड़ी हैं। हो सकता है इधर कुछ देर के लिए हमारे पास ये आ जाएं। खैर, मैं कहानी को कंटिन्यू करता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आज, इस मौसम को मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दोस्त इशारा करा, सफदर दृशक जिस वक्त साथ बैठे, वो कह रहे हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने यूं यूं किया है, तो मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हो? कह रहे मेरे रोंगटे खड़े होंगे, गूज बम खड़े हो गए हैं। तो वो हमारे साथ कहानी सुन रहे हैं, तो यकीनन सी बात है वो फिर इस जगह पे भी मौजूद होंगे। मैं अरसलान से कहूँगा, अरसलान जब कहानी एंड हो ना, इस जगह को भी दिखा दीजिएगा और बाहर के मंजर को भी दिखा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो हम अकेले नहीं हैं, कोई और भी है। साल हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की थी, उसके बाद हमारे लिए अभी खोला गया है, साल बाद वो कह रहे हैं ये खोला गया है। साल पहले हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की थी, ऑफ कैमरा स्टोरी की थी यहाँ पे, और उसके बाद 1 साल बाद हमने खोला है। तो बहुत कुछ है। कहानी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सारा कहती है मैंने दरख्तों को खोदना शुरू कर दिया। वो पौधे थे, दरख्त तो नहीं थे, छोटे छोटे पौधे थे। मैं उन पौधों को खोदती रही, यहाँ तक कि जड़ समेत मैं उनको निकालने में कामयाब हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने उनको जड़ों से बाहर निकाला तो मैं ये देख के हैरान रह गई कि उनके नीचे बाकायदा 2 तावीज़ भी थे, और उन दोनों तावीज़ों पे 2 तरह के धागे चढ़े हुए थे। मैंने देख भी लिया था कि ये तावीज़ हैं, धागों के अंदर लिपटे हुए हैं, तो मैंने धागों को उतारना शुरू कर दिया। एक धागा उतार चुकी तो उसके नीचे जो दूसरा धागा था वो दूसरी तरह का था, वो भी धागा मैं उतारती रही। उतारते उतारते उसके अंदर एक कपड़ा था। कपड़े के अंदर जब मैंने खोला तो एक कागज़ का लिखा हुआ टुकड़ा था, जो अजीबो गरीब लिखा हुआ था। पता नहीं था उसके अंदर क्या लिखा हुआ है।
मुझे खोलना नहीं चाहिए था, सारा कहती, लेकिन मैंने फिर भी उस तावीज़ को खोल लिया। अभी मामलात थोड़े से भी बेहतर नहीं हुए थे, मामलात था कि और ख़राब से ख़राब होते जा रहे थे। एक दिन मैं ऐसे ख्वाब में सो रही थी, मैंने ख्वाब देखा कि एक छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको मैंने गर्दन से पकड़ा हुआ है। मैं हंसना शुरू कर देती हूँ जब मैंने उनको गर्दन से पकड़ा हुआ है, तो साथ ही मैं रोना भी शुरू कर देती हूँ। सारा कहती है मैं ख्वाब में देख रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं हंस क्यों रही हूँ और मैं रो क्यों रही हूँ, और मैंने जिन बच्चों को हाथों में पकड़ा हुआ है उनको गर्दन से क्यों पकड़ा हुआ है। वो बच्चे इस तरह के हैं, उनका सर बहुत बड़ा सा है, जैसे एलियंस का सर होता है, सर पे बाल नहीं है, बिल्कुल अजीब सी, जिस तरह चूज़ा होता है छोटा सा, उसके पर नहीं निकले होते, बिल्कुल छोटा सा होता है, अंडे से निकलता है, उसी तरह का उनका पूरा मुंह सा था और अजीब सा उनका नीचे जिस्म था। और मेरे घर वाले बोल रहे थे सारा छोड़ दो इनको, ये इंसान के नहीं जिन्नात के बच्चे हैं। तो साथ ही मैं रोना शुरू कर देती हूँ, फिर मैं हंसना शुरू कर देती हूँ, फिर मैं रोना शुरू कर देती हूँ। और उन बच्चों को मैंने पकड़ा हुआ है, उनका गला दबा रही हूँ, दबा नहीं, उनको गले से पकड़ा हुआ है। मुझे खुद नहीं समझ आ रही ये कैसा ख्वाब था जो मैंने देखा। लेकिन मैं उठ गई तो ये ख्वाब मुझे याद रह गया कि एक अजीबो गरीब सा ख्वाब था जो मैंने देखा था। ये क्या था, ये कैसा ख्वाब था जो मैंने देखा था, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। कि वहीं पे अभी उठी रात के टाइम मेरी आंख खुल गई कि मैंने कैसा ख्वाब देखा है, ये क्या मंजर था जो मैंने ख्वाब पे देखा है। कुछ देर में जागती रही और थोड़ी देर के बाद दोबारा से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। साथ ही मैंने ख्वाब देखा वही जो औरत मेरे घर में, इसी घर में गुजरी थी, जिसने हुडी टाइप पहन रखी थी, एक ब्लैक लंबा सा उबाया पहन रखा था और उसके उबाया ज़मीन पर घसीटता हुआ जा रहा था। ख्वाब में मैंने देखा कि वो बिल्कुल मेरी तरफ जो हल्की सी मुड़ी थी और रुक गई थी, तो ख्वाब में वो पूरी की पूरी मेरी तरफ मुड़ी और पहली दफ़ा मैंने उसका चेहरा देखा। बहुत ही खौफनाक, बहुत ही भयानक चेहरा था उसका। मिलता तो इंसान से मिलता जुलता एक औरत की तरह का चेहरा था, लेकिन झुर्रियों से भला हुआ लाल सुर्ख उसकी आंखें थी, बहुत ही बूढ़ी किस्म की, जिस तरह बुढ़िया होती है, खौफनाक किस्म की बुढ़िया थी। और वो मुझे बोली, तुमने उन दरख्तों को उखाड़ के, उन तावीज़ों को खोल के अच्छा नहीं किया, अब तुम अपनी खैर मनाओ, तुम्हारी ज़िंदगी अब नहीं बचने वाली। देखो मैं इसी घर में ही रहती हूँ, तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये ख्वाब था जो मैंने देखा। देख के मैं डर भी गई और समझ भी नहीं पाई ये कैसा ख्वाब था। कभी सोचा नहीं, इस तरह का ख्याल कभी जहन में नहीं लाई, तो मुझे क्यों इस तरह का ख्वाब आया है। कि फिर अगले दिन मैंने उसी बुढ़िया को उसी घर के अंदर उसी अंदाज में गुजरते हुए देखा और उसने रुक के, जिस तरह मैंने ख्वाब में देखा था उसी तरह उसने रुक के अपनी गर्दन को मेरी तरफ घुमाया। और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो ये वही बुढ़िया थी जिसको मैंने ख्वाब में देखा था, झुर्रियों से भरी हुई खौफनाक किस्म की औरत जिसका चेहरा इतना भयानक था, जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। ये वही मुड़ के मुझे देख रही थी और ऐसे गुस्से में देख रही थी जैसे कह रही हो मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। उसने रुक के चंद सेकंड मुझे इसे देखा और देख के आगे चली गई। और उस बुढ़िया को जिसको मैंने देखा ख्वाब में, जो मेरे सामने थी और मुझे नज़र आ रही थी, जो मुझे देख रही थी, उस वक्त मेरा छोटा भतीजा भी मेरे साथ बैठा था। वही भतीजा जिसको मैंने पिछली पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि वो मैं सोई हुई थी तो वो कमरे में आके खड़ा हुआ था। कदूरा उस लफ्ज़ उन्होंने बोला था, कदूरा उसने पहना हुआ था और वो भागता हुआ चला गया था। बाद में मैंने देखा था तो वो सो रहा था। वही मेरा भतीजा भी मेरे साथ था, उसने भी उसी बुढ़िया को मेरे साथ देखा। और जब उसने हमारी तरफ देखा और आगे चली गई तो वो बोला मुझसे कि ये कौन थी औरत। तो मैं समझ गई कि वो अकेली मुझे नज़र नहीं आई, उसको बच्चे को भी नज़र आई है और वो इसी घर के अंदर ही थी जो आगे जाके गायब हो गई। वाक़यात बहुत से थे जो यहाँ पे भी अब शुरू हो चुके थे, समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें। कि वहीं पे एक दिन घर से बाहर निकल के, वो रमल रेत को कहते हैं, रमल पे मैं बैठी हुई थी, रेत पे मैं बैठी हुई थी। मेरा दिल चाह रहा था, आज चांदनी रात थी, घर के अंदर दिल घुट रहा था। तो रात को मैं उठी और चलती हुई घर की बैक साइड के जो रेत थी, रेत के ऊपर जाके बैठ गई। ऊपर मैं तारों को देख रही थी, एक हर तरफ रात की खामोशी थी, रात का अंधेरा था। तारे एक दूसरे से बात कर रहे थे तो बहुत दूर एक दूसरे से बात कर रहे थे, आवाज़ मैं नहीं सुन सकती थी, देख ज़रूर रही थी, टमटमा रहे थे, चमक ज़रूर रहे थे।
बैठी बैठी मैं ऐसी ख्वाबों में, ऐसी ख्यालों में गुम हुई कि कुछ लम्हे के लिए अपना आप भी याद ना रहा, और ऊपर देखती देखती ऐसी मस्त हुई तारों को देखते हुए कि एकदम जब कुछ देर इंसान दिमागी तौर पे जब गायब होता है, ख्यालों में जाता है, तो मैं जैसे ही ख्यालों से वापस लौटी, चंद लम्हे ही लगे थे गायब होने में और वापस आने में, कि मैंने देखा तकरीबन इर्द गिर्द 15 से 20 बिल्लियाँ आके बैठ गई हैं और मुझे मुसलसल तकती जा रही हैं। मैं एकदम से हैरान हो गई कि मैं कभी इस तरह निकली नहीं थी इस इलाके में, मुझे पता नहीं था, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पे बिल्लियाँ रहती हैं। 15-20 बिल्लियाँ बिल्कुल गोल सर्कल में बैठी हुई, कुछ मुझे देख रही थी, कुछ आपस में लगी हुई थी, लेकिन वो सब की सब अगर खेल रही थी, फिर रही थी, वो सारी इस वक्त जमा मेरे इर्द गिर्द हो गई थी, मेरे इर्द गिर्द इस तरह बैठी हुई थी। मैं भी उनको कुछ देर देखती रही, ये बिल्लियाँ कहाँ से आ गई हैं, क्योंकि मेरी अपनी एक बिल्ली थी और बिल्लियों के साथ मुझे प्यार था, तो मैं बैठी बैठी इस अंदाज में उनको प्यार से देखना शुरू हो गई कि कितनी प्यारी, कितनी क्यूट ये बिल्लियाँ हैं जो आके बैठ गई हैं। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में एकदम से किसी ने आवाज़ निकाली या किसी ने कोई मैसेज आके क्लियर मेरे दिमाग में, क्लियर मेरे कानों ने सुना, चली जाओ यहाँ से। जैसे ही मैंने इस आवाज़ को सुना कि किसी ने कहा चली जाओ यहाँ से, तो मुझे एकदम से महसूस हुआ जैसे सामने बैठी बिल्लियाँ जो मुझे तक रही हैं, ये बिल्लियाँ नहीं हैं, कोई और मखलूक है जो इस वक्त मैं घर से बाहर निकली हूँ, तो इस अंदाज में ये सब की सब जमा हो गई है। एकदम मेरे जिस्म के अंदर झुरझुरी सी आई और मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे ये बिल्लियाँ अब मुझे ज़्यादा घूरना शुरू हो गई हैं। मैं एकदम से आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से ऐसे उठने वाले अंदाज में हुई, तो कुछ बिल्लियाँ जो बैठी हुई थी वो भी उठ के खड़ी हो गई, तो मुझे और डर लगना शुरू हो गया कि कहीं ये मुझ पे हमला ना कर दें। तो मैं एकदम से अपनी जगह से उठी और भागती हुई घर की तरफ चली गई, पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मेरी छठी इसने मुझे महसूस हो जाता था, मुझे अंदाज़ा हो जाता था। उसी लम्हे ख्यालों में थी, ख्वाबों में थी, एक सोच रही थी, और जैसे दिमाग में किसी ने कहा, कानों में सुनाई दिया, तो उसी वक्त छठी इसने भी कहा, जो मुझे महसूस होता था उस वक्त महसूस भी हो गया, बिल्लियाँ नहीं हैं और ना ही इतनी बिल्लियाँ इस तरह इकट्ठी हो के इस तरह आके आराम से बैठ जाती हैं। और मेरे उठने पे किस तरह वो भी अलर्ट हो के उठी थी कि मैं भागती हुई घर में दाखिल हुई, पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद भी हालात बेहतर हमारे नहीं हो सके। अभी तक भी उस घर में बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, कोई बोल रहा है, अभी भी मुख्तलिफ साए हैं जो हमें दिखाई देते हैं। मेरी छोटी बहन ने भी देखी हैं, मेरी माँ भी देख चुकी है, मेरे भाई, मेरे बाप भी देख चुके हैं, मैं कई दफ़ा देख चुकी हूँ। अभी भी घर बेशक हमने तब्दील कर लिया, लेकिन उस मखलूक के साथ अभी भी हम रिहाइश पजीर हैं। ऐसे लगता है जैसे उस घर में गए हैं तो उस घर में ही कुछ जो हमारे साथ मानूस हुए थे वो लगता है यहाँ पे भी आ गए हैं। लेकिन वो जो उबाया पहन के, हुडी पहन के, वो जो औरत सी, एक पूरी बूढ़ी औरत सी वहाँ पे फिरती है, उसको तो देख के लगता है वो पहले से यहाँ पे रिहाइश पजीर है। लेकिन बाकी जितने वाक़यात और यहाँ पे होता है उसको देख के लगता है कि कुछ मखलूक उस घर से भी हमारे साथ आ गई है। जो पहला घर हमने छोड़ा था उसका मालिक मकान भी हमें एक दफ़ा मिला, तो उसने भी यही जुमला हमसे पूछा था कि आप लोगों को भूत तंग तो नहीं कर रहे। तो हम लोग चौंक गए थे कि इनको पता है इसका मतलब इस बात को कि उस घर में भूत हैं, तो फिर भी उन्होंने हमें ये घर दे दिया। वो अरबी थे, तो हमने उनसे पूछा कि आप जानते हैं इस बात को? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुँचाते, कई घरों में होते हैं। तो हमने कहा नहीं, हमें कोई मसला नहीं हुआ। तो उसके बाद सारा ने मुझे अपनी फैमिली की अपनी डिटेल भी भेजी जो मैंने नहीं देख सका, मुझसे रब्ता करती रही कि देखिए क्या हो रहा है। अभी भी मुझे मुसलसल ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, अभी तक मैं इन चीज़ों के साथ घिरी हुई हूँ, मेरे साथ इस तरह के मसाइल अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बाकी फैमिली के साथ भी। आप चेक कीजिए और मुझे बताइए क्या मसला है। मैं मसरूफ़ रहा, बाकियों को इस तरह जवाब देता हूँ। उनको स्टोरी का नंबर दे के मैंने सेव कर लिया उनका और उनको जवाब नहीं दे सका। अब जब मैंने स्टोरी सुनी तो मैंने उनके ऊपर डिटेल खोली तो तस्वीरें डिलीट थीं। तो मैंने उनसे दोबारा मैसेज किया कि आप मुझे दोबारा से अपनी डिटेल सारी भेजिए, क्योंकि आपकी स्टोरी भी मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ और आपके साथ क्या मामलात है, ये सारी चीज़ें आपको, आपकी मॉम को, आपकी बहन को, भाइयों को क्यों नज़र आ रहे हैं, पूरी फैमिली की मुझे डिटेल सेंड कीजिए। उन्होंने मुझे पूरी फैमिली की अपनी डिटेल सेंड कर दी। इंशाल्लाह उनको मैं चेक करके बताता हूँ कि उनके साथ क्या मसला है। तो अभी भी उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो लेकिन सारा आप बेफिक्र हो जाइए, अल्लाह खैर करेगा। मैं आपको चेक करके भी बता दूंगा, और ना सिर्फ खाली चेक करूंगा बल्कि इसका तोड़ क्या करना है, इसका इलाज क्या करना है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको करके दे दूंगा। दोबारा आपकी फैमिली के साथ, आपके साथ ये चीज़ें कभी कोई प्रॉब्लम
नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सारी ज़िंदगी आपके साथ नहीं आएंगी और जो कुछ आपका नुकसान हो चुका है आइंदा नुकसान नहीं कर सकेंगे। ये थी सारा की स्टोरी जो मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में सुनाया। मुझे लगता है अभी भी मैं कुछ वाक़यात बहुत लंबे थे, जल्दी में मैं निकला तो मैं लिखा होता है सारे पॉइंट, तो मैंने पॉइंट भी पढ़ने थे, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। पहले हम एक और लोकेशन पे सामने करने लगे थे, वहाँ पे वो सारी इस तरह का क्योंकि आर्टिफिशियल बनाया हुआ खूबसूरत, तो उसमें से पानी गिरना शुरू हो गया। वहाँ से हम भाग के आए, यहाँ के आके बैठे तो यहाँ पे भी पानी सारा शुरू हो गया। तो कुछ वाक़यात मैंने जल्दी में शायद हो सकता है सारा मैंने मिस कर दिया, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बहरहाल कोशिश पूरी की आपकी कहानी को सुना दूं। तो आप लोग भी अपनी मुझे कहानी सेंड कीजिए, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपका होना चाहिए। इंग्लिश में स्टोरी लिख के भेजें या उर्दू में स्टोरी लिख के भेजें, या फिर आप OCSO ऑफ C कैमरा S स्टोरी OCS लिख के भेज दें, या इंग्लिश में या उर्दू में। आखिरी लफ्ज़ आपका लाजमी स्टोरी होना चाहिए या OCS होना चाहिए। तो उसको नंबर देके इंशाल्लाह मैं सेव कर लूँगा और आपकी कहानी को इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। इससे पहले कि मैं अभी आपको खुदाफिज करूँ, अरसलान से मैं कहूँगा जिस जगह पे हमने कहानी को रिकॉर्ड किया, ये जगह भी आपको जो एक कच्ची सी इसको गोपा कहते हैं, ये भी दिखाता है बाहर कितना खौफनाक मंजर है। अरसलान सराकी कल्चर है, अरसलान आपको वो भी दिखाता है। तो मेरी तरफ से आपको इजाज़त, और आप इस मंजर को देखिए। लाइट को मैं घुमा देता हूं, अरसलान आप दिखाइए। ये देखिए जी कैसा खूबसूरत ये मंजर है, और आप बाहर भी अरसलान चल सकते हैं। छत टपक रही है और बाहर बहुत तेज़ बारिश है और नज़र नहीं आएगा। लाइट मैं दिखाता हूँ। ओ तेरी, बहुत देखिए बिजली कितनी चमक रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और इसी की आवाज़ थी जो कहानी में आप वो साथ साथ सुन रहे थे। बड़ा ज़बरदस्त मंजर था।